अध्याय 12 तथाकथित गुलाम सुल्तानों की शासन व्यवस्था। राज्य विस्तार। प्रश्न 1। गुलाम सुल्तानों के शासनकाल में मोहम्मद गोरी द्वारा स्थापित राज्य के विस्तार में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, राज्य का विस्तार उतना ही बना रहा या सिकुड़ गया, उसमें कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। प्रश्न 2। गुलाम सुल्तानों के सामने राज्य विस्तार के बजाय मुख्य समस्या क्या थी? उत्तर, अपने पूर्वजों से प्राप्त राज्य की रक्षा करना मुख्य समस्या थी। प्रश्न 3। तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? उत्तर, मिन्हाजुद्दीन सिराज। प्रश्न 4। तबकाते नासिरी के अनुसार सुल्तानों को प्रतिवर्ष सैनिक यात्राएं क्यों करनी पड़ती थीं? विद्रोही हिंदुओं तथा विरोधी किसानों का दमन करने के लिए। प्रश्न 5। गुलाम सुल्तानों की शासनकाल में सल्तनत की उत्तरी सीमा सामान्यतया कहां तक पहुंचती थी? हिमालय की तराई तक। प्रश्न 6। सल्तनत की दक्षिणी सीमा रेखा कहां से कहां तक जाती थी? बंगाल से सिंध तक। प्रश्न 7। दिल्ली सल्तनत की उत्तर पश्चिम सीमा सामान्यतया किस नदी तक पहुंचती थी? झेलम नदी तक। प्रश्न 8। कौन से प्रमुख प्रदेश दिल्ली राज्य की सीमाओं के बाहर थी? नमक की पहाड़ियों का प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर और पंजाब के उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिम कोने। प्रश्न 9। सल्तनत की सीमाओं के भीतर भी सुल्तान निरंकुश सत्ता का उपभोग क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि सीमाओं के भीतर भी अनेक स्वतंत्र हिंदू सामंत राज्य करते थे, जिन्हें वे पूर्णतया विजित नहीं कर पाए थे। राज्य का रूप। प्रश्न 10। भारत में तुर्की सल्तनत का मुख्य आधार क्या था? सांप्रदायिक आधार, जो कुरान तथा इस्लामी नियमों शरा पर टिका था। प्रश्न 11। दिल्ली सल्तनत का राजधर्म क्या था? इस्लाम। प्रश्न 12। शुद्ध इस्लामी सिद्धांत के अनुसार मुस्लिम राज्य का वास्तविक राजा किसे माना जाता है? ईश्वर को। प्रश्न 13। गुलाम सुल्तानों के युग में उत्तराधिकार का चुनाव किन तत्वों पर निर्भर करता था? वंश, योग्यता, स्वर्गीय सुल्तान की इच्छा तथा अमीरों का समर्थन। प्रश्न 14। व्यवहार में सुल्तान के चुनाव में सबसे निर्णायक भूमिका किसकी होती थी? शक्तिशाली अमीरों की इच्छा। प्रश्न 15। दिल्ली सल्तनत को सैनिक राज्य क्यों कहा गया है? क्योंकि यह जनता की इच्छा पर नहीं बल्कि सैन्य शक्ति पर आधारित था। प्रश्न 16। सल्तनत सरकार के केवल 2 मुख्य कार्य क्या थे? राजस्व वसूल करना तथा शांति और व्यवस्था कायम रखना। प्रश्न 17। सल्तनत में गैर मुसलमानों को क्या कहा जाता था? जिम्मी। प्रश्न 18। तुर्कों ने विजित जनता के सामने कौन से 3 विकल्प रखे? इस्लाम स्वीकार करना, मृत्यु अथवा जजिया देकर दलित प्रजा की भांति जीवन बिताना। प्रश्न 19। उलेमा किन्हें कहा जाता था और उनका हिंदुओं के प्रति क्या दृष्टिकोण था? उलेमा इस्लामी कानून के संरक्षक माने जाते थे और वे हिंदुओं के कट्टर शत्रु थे। उन्हें पूर्ण रूप से मुसलमानों का दास बनाकर रखना चाहते थे। खलीफा से संबंध। प्रश्न 20। प्रारंभ में मुसलमान खिलाफत को क्या मानते थे? एकमात्र मुस्लिम राज्य जिसका प्रमुख खलीफा होता था। प्रश्न 21। 1258 ईसा में बगदाद पर किसने अधिकार किया और खलीफा का वध किया? उत्तर, मंगोल नेता बौद्ध हुलागु ने। प्रश्न 22। बगदाद के पतन के बाद खलीफा का प्रतीकात्मक अस्तित्व कहां बना रहा? मिस्र में। प्रश्न 23। दिल्ली का पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने खलीफा से खिलत प्राप्त की? इल्तुतमिश। प्रश्न 24। इल्तुतमिश ने खलीफा के प्रति सम्मान कैसे प्रकट किया? उसने अपने सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम खुदवाया। प्रश्न 25। क्या इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश के किसी अन्य शासक को खलीफा से खिलत प्राप्त हुई? नहीं। प्रश्न 26। व्यवहार में दिल्ली के सुल्तान की शक्तियां कैसी थीं?
वह पूर्ण रूपेण निरंकुश और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक था। प्रश्न 27, सुल्तान को न्याय व्यवस्था में क्या स्थान प्राप्त था? वह न्याय का स्रोत समझा जाता था और सर्वोच्च न्यायाधीश था। प्रश्न 28, सुल्तान की असीम शक्तियों पर व्यावहारिक सीमाएं क्या थीं? उसे उलेमा की सलाह सुननी पड़ती थी, जनता का विद्रोह का भय रहता था और देश के परंपरागत नियमों का पालन करना होता था। प्रश्न 29, सुल्तान की वास्तविक शक्ति किस पर निर्भर थी? उसके सैनिक बल पर। प्रश्न 30, इस युग का एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने अमीरों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छानुसार शासन किया? बलबन। प्रश्न 31, राजधानी में 4 महत्वपूर्ण मंत्री कौन थे? वजीर, आरिज़े मुमालिक, दीवाने इंशा तथा दीवाने रिसालत। प्रश्न 32, वजीर का मुख्य कार्य क्या था? वह मुख्यमंत्री था और राजस्व तथा वित्त विभाग उसके अधीन थे। प्रश्न 33, आरिज़े मुमालिक किस विभाग का मंत्री था? सेना मंत्री, जो सैनिकों की भर्ती, साज सज्जा और वेतन के लिए उत्तरदायी था। प्रश्न 34, दीवाने इंशा का क्या कार्य था? शाही घोषणाओं और पत्रों के प्रारूप मसवीदे तैयार करना। प्रश्न 35, दीवाने रिसालत किस कार्य के लिए जिम्मेदार था? विदेशी तथा कूटनीतिक पत्र व्यवहार। प्रश्न 36, बरीदे मुमालिक कौन होता था? मुख्य संवाददाता, जिसके अधीन संवाददाता तथा गुप्तचर कार्य करते थे। प्रश्न 37, न्यायपालिका और धर्म विभाग का प्रमुख कौन होता था? काज़ी मुमालिक, जो सदरे जहां भी कहलाता था। प्रश्न 39, शाही महलों के मुख्य प्रबंधक को क्या कहा जाता था? वकीलेदार। प्रश्न 40, सुल्तान के अंगरक्षकों के नायक को क्या कहते थे? सरे-जंदार। प्रश्न 41, नायबे मुमालिकात का पद क्या था? ये सुल्तान का नायब यानी प्रतिनिधि था, जो कभी-कभी वजीर से भी अधिक शक्तिशाली होता था। प्रांतीय प्रशासन एवं खालसा भूमि। प्रश्न 42, गुलाम सुल्तानों की सरकार किस सिद्धांत पर आधारित थी? केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण? उत्तर, विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर। प्रश्न 43, सल्तनत के सैनिक क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? इक्ता। प्रश्न 44, इक्ता के मालिक को क्या कहते थे? मुक्ति। प्रश्न 45, मुक्ति के मुख्य कर्तव्य क्या थे? अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करना, राजज्ञाओं को लागू करना और मांगने पर सुल्तान को सैनिक टुकड़ियां भेजना। प्रश्न 46, खालसा भूमि से क्या तात्पर्य है? वह भूमि जो जागीर के रूप में नहीं दी गई थी और जिसका राजस्व सीधा केंद्रीय सरकार वसूल करती थी। प्रश्न 47, क्या सुल्तान के पास राजधानी में एक विशाल स्थायी सेना होती थी? नहीं, वह युद्ध के लिए मुख्यतः मुक्तियों द्वारा भेजी गई सेना पर निर्भर रहता था। प्रश्न 48, सेना के 2 मुख्य अंग कौन से थे? अश्वरोही यानी घुड़सवार और पदाती यानी पैदल सैनिक। प्रश्न 49, सल्तनत की सेना में अधिकतर सिपाही और पदाधिकारी कौन थे? गुलाम, जैसे मुइज़ी, कुतुबी और शमसी गुलाम। प्रश्न 50, सेना का महासेनापति कौन होता था? सुल्तान स्वयं। प्रश्न 51, भारतीय राजाओं की सेनाओं की तुलना में दिल्ली सुल्तान की सेना की श्रेष्ठता का मुख्य आधार क्या था? धार्मिक सुदृढ़ता, भ्रातृत्व की भावना तथा एकता। वित्त संबंधी व्यवस्था। प्रश्न 52, शरीयत के अनुसार आय के 5 मुख्य साधन कौन से थे? खराज, उश्र, जजिया, खम्स और ज़कात। प्रश्न 53, खराज और उश्र में क्या अंतर था? खराज हिंदू किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जबकि उश्र मुसलमानों के अधिकार वाली भूमि से लिया जाने वाला भूमि कर था, जो सामान्यतया उपज का 10वां हिस्सा होता था। प्रश्न 54, जजिया कर की 3 दरें क्या थीं? प्रथम वर्ग के लिए 48 दिरहम,
दूसरे के लिए 24 दिरहम और तीसरे के लिए 12 दिरहम। प्रश्न 55, खम्स क्या था? युद्ध में मिली लूट का वह हिस्सा जो राजकोष में जमा होता था। प्रश्न 56, ज़कात कर किससे और किस दर से वसूल किया जाता था? यह मुसलमानों से उनकी आय का 2.5% की दर से वसूल किया जाता था। प्रश्न 57, आयातित माल पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम व्यापारियों के लिए चुंगी की दर क्या थी? पाठ के अनुसार मुस्लिम व्यापारियों के लिए 25% और गैर मुसलमानों के लिए 5%। प्रश्न 58, राज्य में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन था? सुल्तान। प्रश्न 59, सुल्तान के बाद उच्चतम न्यायाधिकारी कौन था? मुख्य काजी यानी काजी मुमालिक। प्रश्न 60, केवल हिंदुओं से संबंधित मुकदमों का फैसला कौन करता था? सामान्यतया उनकी अपनी पंचायतें। प्रश्न 61, नगर में पुलिस विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? कोतवाल। प्रश्न 62, दंड विधि कैसी थी? अत्यंत कठोर थी। यातना तथा अंग भंग का दंड सामान्य था। समाज तथा संस्कृति। प्रश्न 63, शासक वर्ग में किन लोगों का प्राबल्य था? उत्तर, विभिन्न कबीलों के तुर्कों का। प्रश्न 64, 13वीं शताब्दी का मुस्लिम समाज किन दो मुख्य वर्गों में विभक्त था? उत्तर, सैनिक वर्ग मुख्यतः तुर्क तथा बुद्धिजीवी वर्ग धार्मिक व साहित्यिक लोग। प्रश्न 65, मुस्लिम सामंत वर्ग में सर्वोच्च पद कौन सा था? उत्तर, उलूग खां का पद। प्रश्न 66, इस युग के दो प्रमुख सूफी संघ कौन से थे और उनकी स्थापना किसने की थी? उत्तर, चिश्तियां, संस्थापक मुइनुद्दीन चिश्ती और सुहरावर्दी, संस्थापक बहाउद्दीन ज़कारिया। प्रश्न 67, इस युग की दो महान साहित्यिक विभूतियों के नाम बताइए। उत्तर, अमीर खुसरव तथा दिल्ली के अमीर हसन। प्रश्न 68, मुस्लिम बस्तियों में शिक्षा की दो मुख्य संस्थाएं कौन सी थीं? उत्तर, मकतब मस्जिद से संलग्न और मदरसा विद्यापीठ। प्रश्न 69, पाठ के लेखक के अनुसार दिल्ली सल्तनत को सांस्कृतिक राज्य कहना क्यों उचित नहीं है? क्योंकि ये एक सैनिक राज्य था जिसके केवल दो कार्य थे, लगान वसूलना और व्यवस्था बनाए रखना। ये साधारण जनता की सांस्कृतिक या भौतिक समृद्धि की चिंता नहीं करता था। प्रश्न 70, तुर्क अपने साथ स्थापत्य की कौन सी शैलियां लाए थे? उत्तर, मध्य एशिया से इस्लामी आदर्श तथा शैलियां। प्रश्न 71, लगभग 50 वर्षों तक टिके रहने के बाद भी पाठ के अनुसार ये राज्य कैसा था? उत्तर, ये निश्चित रूप से भारत भूमि पर एक विदेशी राज्य था। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी कुछ और बेहतरीन सामग्री देखना ना भूलें। आपके लिए और भी बहुत कुछ इंतजार कर रहा है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दबाएं और परिवार में शामिल हों।